तो हाइपरटोनिक हमने डिस्कस किया था और मैंने ये कहा था कि आप अगर हाइपरटोनिक क्लियर है तो आप हाइपरटोनिक के ऊपर अपना थॉट देना, बुक में से रीड करना, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा क्योंकि वो इसका जस्ट ऑपोजिट है। ओके, किया था आप लोगों ने रीड? यस मैम। तो जिन्होंने किया होगा रीड प्रॉपर्ली उनको क्लियर हो गया होगा। हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं हाइपोटोनिक के बारे में। पहली चीज, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा? हाइपर में हमने कहा था कि सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा होगा, यानी कि वो एक तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, उसे हमने कहा था हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक हमारा क्या हो जाएगा? अब डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, यानी कि वो क्या है, उसमें वाटर का अमाउंट काफी ज्यादा है और वो डाइल्यूटेड है, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं हाइपोटोनिक। क्लियर? तो हाइपर के साथ में कॉन्सेंट्रेट वर्ड याद रखना, हाइपो के साथ में डाइल्यूट वर्ड याद रखना, क्योंकि कई बार होता है एट द एंड ऑफ द ईयर जब क्वेश्चन आता है या आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, एनएसटीएससी वगैरह ओलंपियाड्स देते हैं, कई बार वहां पर फिर से कंफ्यूज जाते हैं कि हाइपर क्या था, हाइपो क्या था। तो जस्ट रिमेंबर दीज वर्ड्स, हाइपर कॉन्सेंट्रेटेड, हाइपो डाइल्यूटेड। ओके, तो अब हमने कहा कि मैंने एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बनाया है। दैट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? काफी डाइल्यूटेड है, यानी कि उसमें वाटर का अमाउंट बहुत ज्यादा है और सॉल्यूट का अमाउंट, जो भी सॉल्यूट है उसमें ग्लूकोज है या जो कुछ भी है उसका अमाउंट बहुत कम है। ऐसा एक सॉल्यूशन है मेरे पास। अब मैंने क्या किया, उसमें अगेन मैंने किसको रखा है? प्लांट सेल को रखा है। अभी हम पहले प्लांट सेल के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर एनिमल सेल के बारे में। तो मैंने अब इसमें क्या कहा कि मैंने प्लांट सेल को रखा। अब देखो, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब प्लांट सेल को रखा जाएगा तो क्या होगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यानी कि यहाँ पानी बहुत ज्यादा है, एंड वी नो कि पानी क्या करेगा, वाटर क्या करेगा, ऑस्मोसिस करेगा, किसके थ्रू? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। कहां से कहां? अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। वाटर कहां से कहां मूव करेगा? अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो वाटर की हाई कॉन्सेंट्रेशन कहां है? सॉल्यूशन में। वाटर की हाई कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन में, और सेल में पानी का अमाउंट जो है वो ज्यादा तो है, लेकिन इस कंडीशन में, इस रेस्पेक्ट में वो क्या है? बाहर के सॉल्यूशन से कम है। ओके, इतना क्लियर है कि वाटर का अमाउंट बाहर के सॉल्यूशन में ज्यादा है रेदर देन द एनवायरनमेंट ऑफ द सेल और रेदर देन द इनसाइड ऑफ द सेल। तो पानी का अमाउंट अगर बाहर ज्यादा है तो क्लियरली ये अंडरस्टूड है, अब पानी क्या करेगा? ऑस्मोसिस प्रोसेस कंडक्ट करेगा, जहां पर वो अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा, यानी कि सब जगह से क्या होगा? पानी इसमें अंदर जाने लगेगा, सब जगह से। और जब सेल के अंदर सब तरफ से पानी आएगा, या कोई भी आप ऐसी स्ट्रक्चर ले लो कि उसके अंदर पानी एंटर कर रहा है, तो वो स्वेल हो जाएगी स्ट्रक्चर, या वो सेल स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन यहाँ पर क्या होगा? दैट व्हेन सेल इज केप्ट इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आपका नेट रुक गया शायद। मेरा नेट रुक गया, औरों का भी रुक गया क्या? औरों के यहाँ भी रुक गया? आपका नेट औरों के साथ भी सेम प्रॉब्लम हो रही है क्या? यस मैम। मैम अभी ठीक है, मैम अभी ठीक है। बीच बीच में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस हो जाता है कई बार, बट अगर सबको ही हो रही है तो आई चेक। ठीक है, अभी क्लियर है क्या? वॉइस आ रही है क्लियर? तो अभी आवाज अच्छे से आ रही है, अब आई मैम। आ रही है? हाँ मैम, अब सभी को ओके, ठीक है। मैं स्टेटमेंट फिर से रिपीट कर रही हूँ। When cell is kept in hypotonic solution, then what? Then endoosmosis of water occur. When cell is kept in hypotonic solution, endoosmosis of water occur. Endoosmosis means पानी का अंदर जाना, पानी बाहर सॉल्यूशन से अंदर सेल में एंट्री कर रहा है, दैट मींस हम इसे क्या बोल रहे हैं अब? एंडोऑस्मोसिस। एंडो हमने हाइपर में पढ़ा था, एक्सो क्योंकि पानी सेल के अंदर से बाहर जा रहा था, और यहाँ पर अब बाहर से अंदर आ रहा है, तो ये क्या हो गया? एंडोऑस्मोसिस। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हमारे पास क्या अकर हो रहा है? सेल में पहला ऑब्जर्वेशन हमारा क्या है? एंडोऑस्मोसिस अकर्स
सो द सेल, अब सेल के साथ क्या होगा, सेल विल स्वेल अप, सेल जो होगी वो फूल जाएगी, ठीक है, इट विल स्वेल, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। ओके, तो अब अगर ये स्वेल हो रही है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट अब हमारा क्या होना चाहिए, प्लांट सेल के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो स्वेल होने के बाद भैया पानी तो अंदर चलता जाएगा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो सेल क्या हो सकती है, बर्स्ट हो सकती है पानी के प्रेशर की वजह से, ठीक है। Yes, ma'am. बट यहाँ पर उसका सेवियर कौन है, कौन उसको सेव कर रहा है, ये सेल वॉल। सेल वॉल की इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरत है प्लांट्स में। इस सेल वॉल की वजह से क्या हुआ कि सेल स्वेल हो रही थी, बट क्या हुआ, एक बैरियर आ गया, एक मेरे इधर साइड में क्या हुआ, मान लो एक कवर है मेरे आसपास और मैं एक सेल हूँ, तो अगर मैं फूल स्वेल हो रही हूँ, मैं फूल रही हूँ, तो वहां से एक बैरियर आ गया और मैं उस बैरियर पे क्या हुई, मैं स्टॉप हो गई, उस बैरियर के बाहर मैं नहीं जा सकती। तो सेल जो हो रही थी वो, तो अगर वाटर प्रेशर ज्यादा हुआ तो प्रेशर नहीं, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि सेल वॉल की वजह से एक लिमिट हो जाएगा जिसे हम बोलते हैं टर्जिडिटी, दैट सेल वॉल मेंटेन्स द टर्जिडिटी ऑफ सेल। हाँ, ये हो सकता है कि आप बहुत टाइम तक अगर सेल को ऐसी तरह के हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में पटक के रखोगे तो सेल जो होगी ज्यादा पानी की वजह से उसके ऑर्गेनेलीज खराब होने लग जाएंगे और सेल क्या होने लग जाएगी, डीके होने लग जाएगी, गलने लग जाएगी, बट दैट डजंट मीन कि वो बर्स्ट हो जाएगी इन केस ऑफ प्लांट सेल। ओके, प्लांट सेल के केस में क्या हो रहा है, ड्यू टू द सेल वॉल होने की वजह से जो सेल है वो स्वेल तो हो रही है, बट वो एक लिमिट तक ही स्वेल हो रही है, टर्जिड हो रही है, बट बर्स्ट नहीं हो रही है। तो इट बिकम्स टर्जिड, बट द सेल वॉल क्या कर रहा है, इट इज क्रिएटिंग द लिमिट। ओके, प्लांट सेल के केस में समझ में आया। तो प्लांट सेल में हम बोल रहे हैं कि सेल वॉल क्या हेल्प कर रही है, इट क्रिएट्स या इट मेंटेन्स द टर्जिडिटी ऑफ सेल at the time of endoosmosis. Cell wall maintains turgidity of cell. Cell wall maintains turgidity of cell. Turgidity of cell at the time of endoosmosis. At the time of endoosmosis. At the time of endoosmosis in plant cells. दिमाग में क्लियर रखना कि हम जो ये स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं टर्जिडिटी का, ये हम सिर्फ प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ प्लांट सेल में ही सेल वॉल होता है। ओके, देन वी कम टू एनिमल सेल। एनिमल सेल में क्या होगा भाई, एनिमल सेल में तो कोई बैरियर ही नहीं है, बैरियर नहीं है तो वो क्या होगा, फूलती जाएगी एंड देन बर्स्ट, बूम, इट विल बर्स्ट, फट जाएगी वो और डिस्ट्रॉय हो जाएगी कंप्लीटली। ओके, तो स्टेटमेंट आप लिख देना, इन केस ऑफ एनिमल सेल it will be burst when kept in hypotonic solution. It will burst के आगे आप एक वर्ड उसमें लिख देना, burst जहां पर आपने लिखा है ब्रैकेट में लिख देना lies. burst के आगे ब्रैकेट में लिख देना liesed, that cell become liesed. burst को कई बार liesed भी बोला जाता है। animal cell burst or liesed in hypotonic solution. ओके, Yes. तो हाइपोटोनिक हमें क्लियर हुआ स्टेटमेंट की, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए, दैट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज अ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूटेड सॉल्यूशन जहां पर कि पानी का अमाउंट ज्यादा है और सॉल्यूट का अमाउंट कम है, और जब ऐसे सॉल्यूशन में हम किसी भी सेल को रखेंगे तो ऑब्वियसली वहां पर क्या होगा, एंडोऑस्मोसिस होगा, यानी कि पानी बाहर से अंदर की तरफ भागेगा, क्योंकि पानी की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है, और जैसे ही वो अंदर की तरफ भागेगा तो वो सेल क्या होगी, फूल जाएगी। जैसे वो टॉम एंड जेरी में आप कार्टून्स में दिखाते हैं ना, उसके अंदर वो पाइप लगा देता है, वो फूलता जाता है, फिर वो फट जाता है। तो सेम केस किसके साथ में होगा, एनिमल सेल के साथ में, कि पानी अंदर जाता जाएगा और वो फट जाएगी। बट इन केस ऑफ प्लांट सेल वो बर्स्ट नहीं होगी, बिकॉज देयर इज अ सेवियर उसके पास में है, कौन है वो, उसका सेल वॉल। तो प्लांट सेल के केस में हम बोलेंगे इट विल बिकम टर्जिड। एनिमल सेल के केस में क्या होगा, इट विल बी लाइज्ड और बर्स्ट। क्लियर सभी को, कोई डाउट यहाँ हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक में?
No, ma'am. No, ma'am. ओके डन। तो हाइपरटोनिक हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब एक छोटा सा इसके बाद में एक और है आइसोटोनिक, कुछ भी नहीं है उसमें समझने के लिए, तो आप लिख लीजिए आइसोटोनिक का भी हेडिंग डाल तो आपकी आवाज दीजिए। क्लियर नहीं आ रही। आवाज क्लियर नहीं आ रही तो क्या करें बच्चे, आजकल नेट भी मरने लगा है तो कोरोना के चक्कर में। लिखिए आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में हम लिखेंगे अब when the concentration of solution outside the cell is equal to the inside of cell, equal to the concentration of inside the cell। मैं एक बार स्टेटमेंट फिर से पूरा रिपीट कर रही हूँ, किसी का भी छूट गया हो तो। when the concentration of the solution outside the cell is equal to the concentration of inside the cell, ठीक है, is called isotonic environment, is called isotonic environment। तो obviously solution isotonic कब होगा, जब मैंने कहा कि ऐसा सॉल्यूशन है कि उसके अंदर साइटोप्लाज्म में जितना वाटर कंटेंट है उतना ही वाटर कंटेंट क्या है, बाहर है। उस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं, आइसोटोनिक। तो आइसोटोनिक कंडीशन में कोई एक्सोऑस्मोसिस नहीं होगा, कोई एंडोऑस्मोसिस नहीं होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि जितना एक्सोऑस्मोसिस हो रहा है उतना ही एंडोऑस्मोसिस हो रहा है। भाई वाटर की टेंडेंसी है कि वो एक जगह पर रुकेगा तो है नहीं, वो हमेशा भागता रहता है, चलता रहता है। तो अगर पानी बाहर से अंदर आ रहा है, जितना पानी बाहर से अंदर आया उतना ही अंदर से बाहर चला गया। सो एंडोऑस्मोसिस इज इक्वल टू द एक्सोऑस्मोसिस इन द केस ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। एक ये स्टेटमेंट भी हो सकता है, या फिर कई जगह ये भी लिखा हुआ मिल सकता है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन के केस में एक्सोऑस्मोसिस या एंडोऑस्मोसिस कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि वो दोनों बैलेंस करते हैं, कैंसिल आउट हो गए एक दूसरे से। क्लियर? तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में कुछ नहीं है। अब इस सॉल्यूशन में हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सेल जैसी थी वैसी रहेगी, चाहे वो एनिमल सेल हो या प्लांट सेल, तो उसको कोई हार्म नहीं होगा, ना वो बर्स्ट होगी, ना वो श्रिंक होगी, कुछ नहीं होगा उसके साथ, वो एज इट इज रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया आइसोटोनिक। कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है आइसोटोनिक में। तो मेन समझने की चीज आपकी हाइपर और हाइपो वाले केस में, क्योंकि उसके उन दोनों के साथ में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स और डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, मिलते रहेंगे आप। ओके, तो ये हमारे तीनों टाइप के हमारे सॉल्यूशंस हो गए। ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन हमने कहा कि तीन टाइप के सॉल्यूशन हमने देखे, और इन तीनों टाइप के सॉल्यूशन में जब हम सेल को रख रहे हैं तो हमने देखा कि कहाँ सेल क्या बर्स्ट होगी, कहाँ सेल क्या होगा उसके साथ। ओके, अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में जो आपको एक दो टाइप के ट्रांसपोर्ट और मुझे बताने हैं, ट्रांसपोर्टेशन में ही हमने डिफ्यूजन के बारे में डिस्कस किया था। हमने कहा कि गैसेस डिफ्यूजन के थ्रू जाएंगी, ऑस्मोसिस भी अब हमने खत्म कर लिया, ऑस्मोसिस के हमने सारे केसेस पढ़ लिए। नेक्स्ट अब इसमें जो हमें छोटा सा डिस्कस करना है, आप लोग हेडिंग डालिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आप सिर्फ लिख लीजिए, क्योंकि आपके ये सिलेबस में वैसे नहीं है, बट स्टिल हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। When transportation is done, या transportation of molecules is done, when transportation of molecules is done across the membrane, when transportation of molecule is done across the membrane with the help of
with the help of expenditure of energy, with the help of expenditure of energy, एनर्जी के आगे ब्रैकेट में लिखना ATP, with the help of expenditure of energy ब्रैकेट में लिखना ATP. For example, this is called activated transport या active transport. Okay, examples इसमें लिख लीजिए. Examples हम लिखेंगे इसमें. Intake of ions, intake of ions, कि जो ions का intake होता है वो इस तरीके से ही होता है. Intake of ions. ठीक है. अब इसमें नेक्स्ट हमें और डिस्कस करते हैं सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में ही या सेल के बारे में ही. दो चीजें हैं जो मैं यहीं पर ही डिस्कस कर लेते हैं अपन. दैट इज, एक चीज तो ये है कि जब भी हम पूरी सेल के बारे में बात करते हैं, मेनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं, तो आपको ये पता है कि WBCs को हम फाइटर्स बोलते हैं कि वो जर्म्स से या जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आ रहे हैं उनसे वो फाइट कर रहे हैं, हमारी बॉडी में लाइन ऑफ डिफेंस क्रिएट कर रहे हैं. ठीक है, तो उनके फाइट करने के दो तरीके होते हैं. या तो वो क्या करती हैं, एंटीबॉडी सीक्रेट करती हैं, कुछ सर्टेन केमिकल्स को सीक्रेट करती हैं जिनकी हेल्प से वो फॉरेन पार्टिकल्स को किल करती हैं. या दूसरा तरीका क्या होता है, वो उन फॉरेन पार्टिकल्स को अपने अंदर ले लेती हैं. उन फॉरेन पार्टिकल्स को वो अपने अंदर ले लेती हैं और यहाँ पर उनके पास क्या होते हैं, कई सारे लाइजिंग एंजाइम्स होते हैं. ऐसे पर्टिकुलर एंजाइम्स होते हैं जिन पर्टिकुलर एंजाइम से वो उस जर्म्स को या जो भी बैक्टीरिया या वायरस होता है उसको वो कंप्लीटली किल कर देते हैं. तो ये दो तरीके होते हैं जिनके थ्रू WBCs एक्ट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर मेरा समझाने का आपको क्या पॉइंट है कि जब सेल किसी भी चीज को अंदर लेती है, लिविंग सेल, तो हम उस टर्म को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस. बायोलॉजी में एक वर्ड होता है एंडोसाइटोसिस. तो जब भी सेल किसी भी बल्क ऑफ मटेरियल को बाहर से अंदर की तरफ लेती है तो उसे बोला जाता है एंडोसाइटोसिस. ठीक है, अब उसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है. ये एक बहुत जनरलाइज्ड टर्म है कि जब भी सेल ने बाहर से कोई भी चीज अंदर ली है तो हम बोलेंगे एंडोसाइटोसिस, और जब सेल ने अंदर से कोई भी चीज बाहर थ्रो करी है तो हम बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस. ठीक है, अब एंडोसाइटोसिस दो तरीके का होता है. एंडोसाइटोसिस में हमारा एक टर्म होती है फैगोसाइटोसिस. फैगोसाइटोसिस को हम बोलते हैं, फैगो मतलब ईट, यानी कि कोई सॉलिड चीज को खाना. तो फैगोसाइटोसिस को एक वर्ड में हम बोलते हैं सेल ईटिंग, कि सेल जो है वो कुछ खा रही है. और दूसरा होता है पिनोसाइटोसिस. पिनोसाइटोसिस दैट इज लिक्विड कोई भी पीना. तो पिनोसाइटोसिस, जब लिक्विड चीजों को इंटेक किया जाता है सेल के अंदर तो उसे बोला जाता है पिनोसाइटोसिस. और जब किसी भी सॉलिड चीज को, वो सॉलिड चीज जर्म्स भी हो सकते हैं, बैक्टीरियाज भी हो सकते हैं, कोई सॉलिड फूड पार्टिकल हो सकता है, जो भी चीजें अंदर जा रही हैं उनको बोला जाएगा फैगोसाइटोसिस सॉलिड चीजों के टर्म्स में. और लिक्विड चीजों के टर्म्स में उसे बोला जाएगा पिनोसाइटोसिस. और इन दोनों को कंबाइंडली बोला जाता है सेल में एंडोसाइटोसिस. ये एक जनरल वर्ड है जिसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम किस टाइप के ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं. हम क्या ऐसे ऑस्मोसिस के टर्म्स में बोल रहे हैं, एक्टिवेट ट्रांसपोर्ट के टर्म में बोल रहे हैं, उसमें कोई मतलब नहीं. सिर्फ एक जनरल वर्ड है बायोलॉजी में कि एंडोसाइटोसिस इज व्हाट इनसाइड. आपका वीडियो रुक गया है. रुक गया फिर से. यस मैम. मैम अब धीरे धीरे प्रॉपर हो गया है, वापस रुक रहा है. बार रुक रहा है, काम कर रहा है. अब प्रॉपर हो गया. ओके, आ गया फिर से अब. यस. हाँ मैम. इसको भी है ना बीच बीच में दिक्कत हो जाती है, कभी आता है जाता है, आता है जाता है, एक जगह टिका नहीं जाता है. अपन लोग तो रह रहे हैं घरों में, इंटरनेट ये जो एक जगह टिकता नहीं है, आता जाता रहता है. आ गया आप सबका? यस मैम. यस ठीक है, बीच में फिर से प्रॉब्लम हो तो बता देना, फिर से प्रॉब्लम हो तो बता देना, मैं कर लूंगी फिर से. ठीक है, एंडोसाइटोसिस के लिए आप एक डेफिनेशन लिख लीजिए. एंडोसाइटोसिस के लिए मैं डिक्टेट कर रही हूँ. द प्रोसेस ऑफ
process of taking in material from outside, the process of taking in material from the outside into the cell is known as endocytosis. The process of taking in material from outside into the cell is known as endocytosis. ठीक है, it is of two types. दोनों टाइप्स इसके लिख देना, फेगोसाइटोसिस मैम रुक गया आप। हाँ मैम रुक गया। यस मैम रुक गया है। एंडोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। मुझे 1 मिनट में थोड़ी देर के लिए मैं पॉज कर रही हूँ, एक बार मैं इसको फिक्स कर दूं, फिर से मैं क्लास मैम स्क्रीन तो गायब हो गई। और मैम आपने अपना माइक भी ऑफ कर लिया। प्रत्युष मैम मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। कुछ भी नहीं दिख रहा? चश्मा तो नहीं लगने वाला है तुम्हारे? यस मैम अब दिख रहा है। दिख रहा है? ओके, फिर तो आइए। पूरा ही पॉज हो गया। फिर से पॉज हो गया। ठीक है, आई थिंक अब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैंने ट्राई तो किया है इंटरनेट को फिक्स करने का, देखते हैं। ओके, अभी क्लियर है चीजें? दिखाई और सुनाई दे रहा है? मैम बस सुनाई हो दे गया है। सुनाई दे रहा है लेकिन दिखाई नहीं। मैम दिख रहा है। अब दिख रहा है। अब दिख रहा है। देखो देखो, थोड़ा ध्यान से देखो, दिखाई भी देगा। दिख रहा है। देखो, एक को तो दिख रहा है, बाकियों को भी दिखेगा। यस मैम दिख रहा है। मैम दिख रहा है। ओके ओके, थैंक यू। मतलब सभी की आंखें ठीक है ना? यस मैम, चश्मा ही लगा। फार साइडेडनेस कुछ भी नहीं है मेरे को। ठीक है, स्टार्ट करें क्लास आगे अपन? यस मैम। यस मैम। ओके, हाँ, तो एंडोसाइटोसिस हम लोग पढ़ रहे थे। एंडोसाइटोसिस के 2 पार्ट्स आपने लिखे होंगे आई गेस अब तक कि एंडोसाइटोसिस के दो टाइप का एंडोसाइटोसिस होता है, फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। आप ऐसे भी लिख सकते हो, फेगोसाइटोसिस प्लस पिनोसाइटोसिस इज इक्वल्स टू एंडोसाइटोसिस, ये भी करके लिख सकते हो। तो या तो आप ऐसे लिख लो दैट एंडोसाइटोसिस इज ऑफ 2 टाइप्स, फेगो एंड पिनो, या फिर आप ऐसे लिख लीजिए फेगोसाइटोसिस प्लस पिनोसाइटोसिस इज इक्वल्स टू एंडोसाइटोसिस। ठीक है, फेगोसाइटोसिस के पास में ब्रैकेट में कहीं भी जहां की जगह वहां लिख देना सेल ईटिंग की जो भी सॉलिड पार्टिकल है,
तो अब देखो जो जर्म्स को वो अंदर लेंगी वो किस टर्म्स में आएगा, फैगोसाइटोसिस में आएगा। ठीक है, तो जब भी कोई सेल किसी जर्म्स को या बैक्टीरिया को अपने अंदर लेकर मारेगी तो उस कंडीशन को या उस प्रोसेस को हम बोलेंगे फैगोसाइटोसिस। और जब भी सेल किसी लिक्विड को अंदर ले रही होगी, फॉर एग्जांपल अगर पानी भी उसके अंदर आ रहा है, तो उसको एक जनरल बायोलॉजी वर्ड में एक दूसरा नाम जो एंडोऑस्मोसिस तो दे ही सकते हैं, एंडोऑस्मोसिस के साथ में हम जो दूसरा नाम दे सकते हैं वो दूसरा नाम होगा पिनोसाइटोसिस। ठीक है, यस मैम। यस मैम। ओके, तो अब सेल मेम्ब्रेन के बारे में सारी चीजें मैंने डिस्कस कर ली हैं। हाँ, लास्ट इसमें बस बचता है फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या फंक्शंस हैं। तो आई गेस आप लोग भी फंक्शंस लिख सकते हैं, लिखिए फटाफट आप अपने अपने हिसाब से 3 फंक्शंस लिखिए सब लोग खुद से, फिर मैं बाकी के और बता रही हूँ जो मुझे लगते हैं। खुद से सोचिए पहले 3 फंक्शंस लिखिए अपनी कॉपी में 3 फंक्शंस। हम किसके फंक्शंस? हम क्या पढ़ रहे हैं? फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस। और हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं ये सब? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। यस मैम। तो फंक्शंस भी किसके होंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। पॉइंट। यहाँ से आगे हमें जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज पढ़ने हैं, सारे सेल ऑर्गेनेलीज के फंक्शंस हमें जरूर समझने हैं और याद करने हैं, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यही होता है, इसके फंक्शन बताओ, उसके फंक्शन बताओ। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन लिखिए, आप खुद से ट्राई कीजिए, लिख सकते हैं, हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी है इसके बारे में। यस, लिखिए खुद से। आई थिंक सोच लिया होगा सभी ने अब तक, या कई इंटेलिजेंट बच्चों ने तो लिखा भी नहीं होगा, कईयों ने सिर्फ दिमाग में सोच लिया होगा, या कईयों ने दोनों ही काम नहीं किए होंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बता देती हूँ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो मेरे हिसाब से होना चाहिए इसमें, दैट इज इट मेंटेन्स द शेप ऑफ द सेल। परफेक्ट परफेक्ट सेम, मगर ऐसे नहीं लिखा। कोई बात नहीं, लेकिन शेप तो आपने वर्ड यूज किया है। यस मैम, बिल्कुल यूज किया है, दैट इज करेक्ट। कि वो Yes, क्या है, मैम दूसरा ये लिखा है, इट होल्ड्स ऑल दी सेल ऑर्गेनेलीज। मैम कवरिंग बैग, इट इज अ टाइप ऑफ कवरिंग बैग। which is sorry अभिषेक, फिर से बोलो। It is a type of covering bag that keep all the organelles inside and closed, Protecting protecting layer। protect the cell। तो प्रोटेक्शन आपका उसी स्टेटमेंट में आ गया सेल ऑर्गेनेलीज वाले भी। ठीक है, Yes, ma'am। तो एक तो आपका ये पॉइंट हो गया जो अभी अभी आपने बोला कि भाई इट प्रोटेक्ट्स एंड कीप ऑल द सेल ऑर्गेनेलीज इनसाइड, क्योंकि अगर वो नहीं होगा, सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी, या सेल मेम्ब्रेन अगर रप्चर हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी, तो क्या होगा, सारे ऑर्गेनेलीज बाहर आ जाएंगे एंड सेल विल बी डिस्ट्रॉयड। तो एक ये स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट मैंने अभी आपको बोला दैट इट प्रोवाइड्स एंड मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। यस मैम, इट प्रोवाइड्स एंड मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। ठीक है, 2 फंक्शंस हो गए। और नेक्स्ट फंक्शन, मैम इट डजंट लेट फुल क्या कहते हैं, It's helping entering, not entering the unwanted things. इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर हम जनरलाइज उसको करें तो इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल्स। इट हेल्प्स, it limits the access of harmful components in the cell। हाँ ठीक है, ये भी लिख सकते हो, बट वो इसी में अपन कवर कर लेंगे क्योंकि सेलेक्टिवली हम अभी मेंशन करने वाले हैं। यस मैम, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो गया आपका कि इट मेंटेन्स ट्रांसपोर्टेशन वाला, लिख लिया होगा आई गेस, कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल। एंड इसी में ही आप आगे ऐड कर सकते हैं, एंड बिकॉज ऑफ द सेलेक्टिवली परमिएबल या बिकॉज ऑफ द सेलेक्टिवली सेमी परमिएबल, एंड बिकॉज ऑफ selectively semi-permeable nature of the cell membrane, because of the selectively semi-permeable, it regulates the entry and exit of molecules. It regulates the entry and exit of molecules. It regulates the entry and exit of molecule. मैंने बस रेगुलेट किया, यहाँ पे अलाउ लिख दिया था। हाँ, अलाउ लिख दो, कोई बात नहीं है, अलाउ भी सही है।
मैम सेम पॉइंट लिखा है मैंने। बिल्कुल, किसने? प्रत्युष ने? यस मैम। अच्छा, ओके, गुड, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स हो गए हमारे पास, ठीक है। यही फंक्शन से और कोई फंक्शन किसी के दिमाग में आ रहा हो तो बताओ। पॉज हो गया मैम, पॉज हो गया। इसके अलावा अगर चाहो तो एक फंक्शन आप ऐड कर सकते हो इसमें, दैट इट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम ही कर रहा है। इन एनिमल सेल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। इट आल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ अब हम खत्म करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं और आप लोग अपनी एनसीईआरटी से भी पढ़ना, कोई भी डाउट हो तो फिर बाद में पूछ लेना। नेक्स्ट हम एक और लिमिटिंग मेम्ब्रेन या हम एक और सराउंडिंग मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं बिफोर जंपिंग इनटू द साइटोप्लाज्म, दैट इज सेल वॉल। ये भी एक काइंड की, एक तरह की मेम्ब्रेन है जो अगेन हम बोल रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट है, लेकिन इसको हम सेल वॉल बोल रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन हमने उसको नाम दिया है वॉल। वॉल बोलने से ये हमें दिमाग में एक और चीज क्लियर होती है कि ये मेम्ब्रेन से ज्यादा रिजिड है, ठीक है। ये मेम्ब्रेन से क्या है, ज्यादा रिजिड है। देखो मैं एक स्क्रीन में शेयर कर रही हूँ अभी डायग्राम को, देखिए आप लोग। ये डायग्राम दिख रहा होगा अभी सब लोगों को, ठीक है। अब देखिए इस डायग्राम में सेल मेम्ब्रेन, एरो दिख रहा होगा। सेल मेम्ब्रेन इसमें ये अंदर वाला पार्ट है, अंदर वाली चीज जो आपको दिख रही है ये बिल्कुल अंदर, ये है हम बोल रहे हैं सेल मेम्ब्रेन। और जो बाहर इतना मोटा पूरा दिख रहा है आपको, ये है सेल वॉल। एक सेल से ये बहुत सारी सेल्स लगी हुई है, ये एक सेल, ये दूसरी सेल, ये तीसरी सेल, चौथी सेल, ये सब सेल्स आपस में क्या है, कनेक्टेड हैं। तो इनके बीच का ये जो पोर्शन आपको इतना मोटा सारा दिख रहा है, ये पूरा का पूरा क्या है, सेल वॉल। तो सेल वॉल को हम पढ़ने में जब हम ड्रॉ करते हैं तो हम एक सिंगल एक लेयर बना के छोड़ देते हैं, लेकिन अगर उस लेयर को जूम करके देखें अपन, जैसे हमने सेल मेम्ब्रेन को भी जूम किया था, तो अगर इसको हम जूम करके देखें तो हमें इसकी माइक्रो स्ट्रक्चर में कई सारी लेयर्स दिखाई देती है, जिसमें हम बोलते हैं एक लेयर ये वाली होती है जो आपको ग्रे कलर में दिख रही है, एक येलो कलर में दिख रही है, एक ये लेयर होती है। इस पूरे ही स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सेल वॉल। तो हमें इसके बारे में ही पढ़ना है कि सेल वॉल किन मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है और वो किस तरीके से अरेंज होती है। देखिए इसमें आपको कई नाम दिख रहे होंगे, प्राइमरी सेल वॉल, मिडिल लेमेला, सेकेंडरी सेल वॉल, प्लाज्मोडेस्मेटा, इंटरसेल्युलर स्पेस। तो अभी इस डायग्राम को एक बार फिर से देखेंगे, पहले अपन ये सारे पार्ट्स पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। यस, ओके, तो फिर से अपन आ जाते हैं अपने उसी पर, सेल वॉल पर। तो आप लोग ये इसमें स्टेटमेंट ऐड कर लेना, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल एब्सेंट इन एनिमल सेल, ये क्लियर है सभी को। सेल वॉल किन मॉलिक्यूल्स की बनी है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन। ग्लूकोज यूनिट। हाँ, ग्लूकोज यूनिट। ग्लूकोसिनेट। व्हाट इज ग्लूकोसिनेट? सेल्यूलोज। मैम बुक में लिखा है। सेल्यूलोज। मैम ग्लूकोज यानी उसका मोनोमर हुआ। ग्लूकोज इसका मोनोमर हुआ, हाँ ठीक है, ग्लूकोज इसका मोनोमर हुआ। तो जैसे ये तो सही है ना, ये प्रोटीन है ना। मैंने कब कहा ये प्रोटीन है? वो तो तुमने कहा कि ये प्रोटीन है। नहीं मैम, मैं पूछ रहा हूँ, ये प्रोटीन है ना। जब पूछ रहे मुझे लगा तुम बता रहे हो और नहीं नहीं, सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, प्रोटीन नहीं है। इसीलिए मैं आपको अभी बोला भी, जबकि आप में से किसी बच्चे ने बोला कि सेल्यूलोज ग्लूकोज मोनोमर्स का बना हुआ है। सेल्यूलोज एक पॉलीमर है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है जिसके मोनोमर्स होते हैं ग्लूकोज, ठीक है। जो आपका सेल्यूलोज है उसका मोनोमर भी ग्लूकोज है, जो आपका स्टार्च है उसका मोनोमर भी ग्लूकोज है, जो ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में स्टोर्ड फूड होता है उसका मोनोमर भी ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज एक बेसिक छोटा सा मोनोमर होता है जिसके अलग अलग अरेंजमेंट है। कभी तो ग्लूकोज ऐसे लाइन में लगे हुए हैं तो उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाई, कभी ग्लूकोज ऐसे ऊपर नीचे लगे हुए हैं तो उन्होंने दूसरी स्ट्रक्चर बनाई। उनके अरेंजमेंट से, उनका अरेंजमेंट कैसा है आपस में एक दूसरे के साथ, उसी के हिसाब से आपकी डिफरेंट काइंड ऑफ
पॉलीमर्स फॉर्म होते हैं, जिसमें आपके पॉलीमर्स आते हैं सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन और भी कई आते हैं। मैम पॉज हो गया। बहुत हो गया। मैम फिर से वीडियो फ्रीज हो गया। चल गया क्या? मैम हो गया स्टार्ट। हो गया स्टार्ट, थैंक यू। नेट की तो है ना पूजा कर लेनी चाहिए घर में पहले फिर क्लास स्टार्ट करनी चाहिए। हाँ ठीक है, तो मैं ये बोल रही थी कि ग्लूकोज एक छोटा सा मोनोमर है और उस मोनोमर के डिफरेंट जो अरेंजमेंट्स होते हैं, उन अरेंजमेंट्स के हिसाब से हमारे पास डिफरेंट टाइप के पॉलीमर्स फॉर्म होते हैं और उन पॉलीमर में है आपके पास सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, इस टाइप के। तो सेल्यूलोज क्या है? एक स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट है। भाई हम अगर हमें स्टार्च की बात करो, देखो प्लांट में सेल्यूलोज भी होगा और स्टार्च भी होगा। सेल्यूलोज भी ग्लूकोज का बना है, स्टार्च भी ग्लूकोज का बना है, लेकिन सेल्यूलोज क्या है? वो एक स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि वो क्या फॉर्म कर रहा है? स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है सेल। वाइल स्टार्च क्या है? स्टार्च इज अ स्टोर्ड फूड, ये आपको पता है। तो स्टोर्ड फूड जो स्टार्च है उसमें भी ग्लूकोज है, लेकिन वो स्टोर्ड फूड है। वाइल सेल्यूलोज क्या है? सेल वॉल की स्ट्रक्चर बना रहा है, वो मॉलिक्यूल साथ में अरेंज होके, तो दैट इज डिफरेंट। ठीक है, तो सेल्यूलोज मॉलिक्यूल के बारे में आपको एक चीज क्लियर हुई, दैट सेल्यूलोज क्या है? इट इज अ पॉलीमर एंड ये साथ में क्या है? स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट है या स्ट्रक्चरल आपका मॉलिक्यूल है, जिसका मोनोमर क्या है? आपका मोनोमर है मेनली ग्लूकोज। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इसमें हम बोलते हैं कि जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल में मेन कंपोनेंट होता है सेल्यूलोज, बट उसके साथ में कई बार कुछ दूसरे मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेल्यूलोज के साथ में कई बार वहां पर हेमी सेल्यूलोज भी प्रेजेंट होता है। जैसे मैंने कहा कि भैया ये तो है सेल्यूलोज, इस तरह की ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स अरेंज हो रहे हैं। हेमी सेल्यूलोज में और क्या हुआ? मान लो साथ में यहाँ पर उसमें सल्फर और कनेक्ट हो गया इस तरीके से, तो ये क्या बन गया? एक हेमी सेल्यूलोज। ठीक है, तो सेल्यूलोज एंड हेमी सेल्यूलोज दोनों ही मिलके क्या बना रहे हैं? सेल वॉल की, मैम पॉज हो गया। सेल वॉल की स्ट्रक्चर बना रहे हैं। मैम वॉइस क्रैक हो रही है। स्क्रीन नहीं हो रही। आज तो बहुत ही दिक्कत हो नॉट रही है। विजिबल। मैम जादू। जादू कर दो यार, जादू आता है तो नेट का ही जादू कर दो। मैम अरे यार तो ये तो है। चला गया। मैम अब दिख रहा है। दिख रहा है? बंद आया। ठीक है, एक्चुअली अभी फिर मैं ज्यादा क्लास नहीं लेती हूँ, 5 मिनट और कंटिन्यू करते हैं। ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है नेट की, तो फिर ये कि रिदम भी नहीं बनता है बीच बीच में फिर। मोमेंटम ब्रेक। हाँ भैया, मोमेंटम ब्रेक बिल्कुल। Please आप breaker। लोगों का तो क्या ब्रेक हो रहा है? मेरा ही ब्रेक हो रहा है मोमेंटम। ठीक है, तो क्या है? हाँ, सेल वॉल कौन से दो टाइप के मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है? सेल्यूलोज एंड हेमी सेल्यूलोज, और दोनों ही क्या है? पॉलीमर्स हैं। ठीक है, मेनली किसके पॉलीमर्स हैं? शुगर एंड कुछ दूसरे उसमें चीजें ऐड ऑन हो सकती हैं। जैसे मैंने कहा कि हेमी सेल्यूलोज होने के लिए ग्लूकोज के साथ में क्या ऐड हो गया? सल्फर और ऐड हो गया। ठीक है, तो ये मेनली बात हुई कि सेल वॉल के अंदर जो मेन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है दैट इज ग्लूकोज एंड। अब इनका अरेंजमेंट कैसे है वो पढ़ लेते हैं। हाँ, एक चीज और, लेकिन इसके पहले, क्या प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है? आप लोग क्लास 8 में प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। क्या प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है? कम ऑन, आंसर इट। यस मैम। यस मैम। यस, ओके। यस। कोई है इस वाला? नहीं, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, दैट मींस बैक्टीरिया हैज अ सेल वॉल। अब यहाँ पर एक और बात आती है, क्या उनकी सेल वॉल भी सेल्यूलोज की बनी होगी? नहीं, उनकी सेल वॉल सेल्यूलोज की नहीं बनी होगी। उनकी सेल वॉल में दूसरे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स का नाम होता है पेप्टिडोग्लाइकेन। जैसे ग्लूकोज एक पॉलीमर होता है, वैसे ही पेप्टिडोग्लाइकेन भी एक पॉलीमर होता है। पॉज हो गया। उस किसी दूसरे उनका
मैम हाँ जी। तो बैक्टीरियाज में जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है? पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई है, ना कि सेल्यूलोज की बनी हुई है। ठीक है, यस मैम। यस मैम सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, यस मैम ठीक है। तो बैक्टीरियाज में हमने कहा कि सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी है। अब हम बात करते हैं फंगस की। क्या फंगस में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है? No, ma'am. फंगस भी एक टाइप के हम बोलते हैं कि वो प्लांट्स ही होते हैं, बट नॉन ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स होते हैं। अगर हम उन्हें नॉन ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स बोल रहे हैं तो किसी भी स्ट्रक्चर को या किसी भी सेल को प्लांट बोलने का हमारा एक मेन क्राइटेरिया होता है उसमें सेल वॉल का प्रेजेंट होना। तो यानी कि फंगस में भी जो भी फंगाई होते हैं, उनकी स्पीशीज जितने भी हैं, यीस्ट है, राइजोपस है, मशरूम है, हम जिनकी भी बात कर रहे हैं, उन सभी में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। बट अगेन उनमें भी सेल वॉल सेल्यूलोज की नहीं बनी होती है। उनमें सेल वॉल किसकी बनी होती है? एक और दूसरा यहाँ पर नाम आता है अब अपने पास, दैट इज काइटिन। दैट इज मैम पेप्टिडोग्लाइकेन है क्या आखिर? पेप्टिड जैसे सेल्यूलोज है। सेल्यूलोज क्या है? सेल्यूलोज एक पॉलीमर है। मैम मैं पेप्टिडोग्लाइकेन पूछ रहा हूँ। मैं सेल्यूलोज बता रही हूँ ना पहले। सेल्यूलोज क्या है? सेल्यूलोज एक पॉलीमर है। सेम वैसे ही पेप्टिडोग्लाइकेन भी एक पॉलीमर है। वो भी एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, बहुत बड़ा सारा मॉलिक्यूल है जो किसी दूसरे टाइप के छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा। मे बी उसमें ग्लूकोज का पोर्शन बहुत कम है और दूसरे टाइप के प्रोटीन्स, सल्फर, फास्फोरस, उनका परसेंटेज बहुत ज्यादा है। पेप्टिडोग्लाइकेन को अगर हम ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर दो चीजें आती हैं, पेप्टी यानी कि प्रोटीन्स, और दूसरा होता है ग्लाइकेन्स यानी कि ग्लूकोज। तो इसमें ग्लूकोज और प्रोटीन्स दोनों का इक्वल पोर्शन होता है पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है, यानी कि प्रोटीन्स और ग्लूकोज दोनों मिलकर एक बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं आपके, दैट इज पेप्टिडोग्लाइकेन, जो कि कंप्लीटली डिफरेंट है किससे? सेल्यूलोज। तो जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल की सेल वॉल में कौन प्रेजेंट है? प्लांट सेल की सेल वॉल किस टाइप के मॉलिक्यूल से बन रही है? सेल्यूलोज से बन रही है। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किस टाइप के मॉलिक्यूल से बन रही है? पेप्टिडोग्लाइकेन से बन रही है। भाई जो फंगस है, फंगस की सेल वॉल किससे बन रही है? वो काइटिन नाम के मॉलिक्यूल से बन रही है। ठीक है, अब इनकी हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि वो आपका हायर स्टडीज का टॉपिक होता है। यहाँ पर उसकी जरूरत भी नहीं है, अननेसेसरी हो जाती है। काइटिन की स्ट्रक्चर क्या होगी, दैट इज नॉट नेसेसरी। हमें सिर्फ ये पता है कि काइटिन सेल्यूलोज से अलग है, कंप्लीटली अलग है, अलग तरीके से दिखता है, तो इसीलिए हम इसको अलग पढ़ रहे हैं। क्लियर? लिख लिया सभी ने? यस मैम। ओके, ठीक है। यस मैम। नेट अभी क्लियर चल रहा है ना? ठीक है, पढ़ते रहते हैं। बार अगर Yes, तो फिर मैं भी पॉज कर दूंगी। ठीक है, अब इसमें हम आगे देखते हैं कि जो सेल वॉल है वो सेल वॉल का अरेंजमेंट कैसे होता है। सेल वॉल की हम जब भी बात करते हैं ये अंदर है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, और ये जो आपको पूरा पोर्शन दिख रहा है इसमें, ये पूरा पोर्शन यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरा हम बोल रहे हैं सेल वॉल। ठीक है, अब इस सेल वॉल की माइक्रो स्ट्रक्चर जो हम स्टार्ट करते हैं वो बाहर से स्टार्ट करते हैं, यानी कि यहाँ से, ये वाले। इसमें मैं एक पोर्शन ये कर रही हूँ, मैंने इसको ऐसे कर दिया। इस पोर्शन को हम बोलते हैं मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला क्यों बोल रहे हैं जबकि आउटर मोस्ट पोर्शन है? अभी उसका रीजन बताएंगे। सबसे आउटर मोस्ट जो पोर्शन है इसमें, उसको हम बोलते हैं मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला, ठीक है। उसके अंदर वाला जो पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे प्राइमरी सेल वॉल। तो ये होगा आपका प्राइमरी सेल वॉल, और इसके अंदर वाला जो पोर्शन होगा, ये जो पोर्शन होगा ये वाला, ये होगा सेकेंडरी। देखो इसे मिडिल लैमेला क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके बाद यहाँ ऊपर की तरफ देखो दूसरी सेल प्रेजेंट है, ऊपर नहीं दिखेगा, रुको मैं उस डायग्राम से दिखाती हूँ। देखो
इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो, ये अंदर वाला हमारा क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, और ये जो पूरा पोर्शन आपको दिख रहा है ये पूरा क्या है, सेल वॉल है। और ये जो येलो वाला पोर्शन है देखिए, ये है मिडिल लैमेला। तो इस येलो वाले पोर्शन से लेके यहाँ अंदर वाले ये वाला पार्ट ये इस सेल का है, और इस येलो लाइन से लेकर ये पीछे वाला यहाँ तक ये दूसरी सेल का है। हर एक सेल में ऐसे ही है। मिडिल लैमेला से उसकी अपनी एक सेल वॉल चल रही है, इस मिडिल लैमेला से इसकी अपनी एक सेल वॉल चल रही है। इस सेल की बात करूं तो ये बीच में क्या है, मिडिल लैमेला, जो दोनों की कॉमन है, इस वाली सेल में और इस वाली सेल में, दोनों ही सेल में ये मिडिल लैमेला क्या है, कॉमन है। और इस मिडिल लैमेला से दोनों की तरफ अगर हम अंदर की तरफ जाएंगे तो पहले हमें क्या दिखेगा, प्राइमरी सेल वॉल दिखेगी और फिर हमें सेकेंडरी सेल वॉल दिखेगी। तो इसीलिए हम इसे मिडिल लैमेला नाम देते हैं, क्योंकि ये दोनों सेल्स का क्या है, कॉमन पार्ट। हाँ यस मैम, पॉज हो गया था अभी। फिर से पॉज हो गया, रुक गया। नो मैम, नहीं दिख रहा, नहीं चल रहा है। चल गया। यस मैम, ठीक है, डायग्राम दिख रहा है, फोटो चल दिख रहा रही है। है आपको स्क्रीन पर? यस मैम। हाँ, तो देखो इसमें वापस से ऑब्जर्व करो इसको। ये जो नाम दिख रहे होंगे आपको, इसमें मिडिल लैमेला जो येलो वाला पोर्शन है वो सभी में कॉमन चल रहा है। अगर मैं इस सेल की बात करूं और इस सेल की बात करूं तो इन दोनों में ही एक इंटरनल पोर्शन है। मैम एक सेल को पूरे में से अलग करने पर फिर बाकी के सेल्स तो मर जाते होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप अगर मान लो ये बीच वाली सेल है, आप इसको यहाँ से निकाल दोगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ये अभी खाली है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पर स्ट्रक्चर कोई भी यहाँ से लिक्विड है, जो कुछ भी है वो यहाँ पर भर जाएगा। देखो आपको एक और चीज मैं यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज बताई देती हूँ। ये यहाँ पर आपको लाइंस दिख रही है? यस मैम। ये लाइंस दिख रही है, ये लाइंस क्या है, पैसेज है, शॉर्टकट है। तो आवाज अच्छी नहीं आ रही। नहीं दिख रहा? दिख रहा है मैम। ठीक है, अब दिख रहा है। ये जो लाइंस हैं ये क्या है, शॉर्टकट है बिटवीन टू सेल्स। दोनों सेल के बीच में शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है भैया? जल्दी से कोई चीज पहुंचानी है तो इस पैसेज के थ्रू पहुंचा दो। ये खाली है, खाली पैसेज है, यहाँ से साइटोप्लाज्म वहां तक कनेक्टेड है इस पैसेज के थ्रू। यहाँ से इस पूरे पैसेज में क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, जो यहाँ से वहां तक कनेक्टेड है। इन पैसेज को हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। कहाँ गया ये? प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा एक्चुअली में क्या होते हैं, ये सेल वॉल में से थोड़े से छोटे छोटे पैसेजेस होते हैं जहां से दोनों सेल्स का साइटोप्लाज्म आपस में कनेक्टेड होता है। तो अगर आप किसी एक सिंगल सेल को यहाँ से निकाल भी दोगे तो फाइनली क्या होगा, यहाँ का साइटोप्लाज्म धीरे धीरे यहाँ तक कनेक्ट हो जाएगा फिर से, और साइटोप्लाज्म कनेक्ट होगा तो धीरे धीरे ये सेल डिवाइड करेगी और इस जगह को फिल कर देगी। ओके यशस्वी? यशस्वी आवाज आ रही है? नहीं, बाकी लोगों को भी नहीं आ रही क्या? नहीं मैम, आ रही है आ रही है। शायद यशस्वी चलेगा मैम। जैसे चला गया। ओके ठीक है, तो ये आपको चीज में समझ में आ रही होगी कि बीच वाला सेलुलर पार्ट है जहां हम बोल रहे हैं साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। ये जो लाइनिंग है ये है सेल मेम्ब्रेन, और ये जो पूरा मोटा सारा आपको दिख रहा है यहाँ पर ग्रे एंड येलो वाला जो पोर्शन, ये पूरा है सेल वॉल। इस सेल वॉल में जो मिडिल लैमेला है वो दोनों सेल्स के बीच में कॉमन है, इसलिए हम इसको मिडिल लैमेला बोलते हैं, बिकॉज इट इज कॉमन बिटवीन बोथ द सेल्स। हाँ मैम, तो अगर हम एक सेल को निकाल देंगे तो उसका भी सेल वॉल चले जाएगा? हाँ, उसका मिडिल लैमेला का कुछ पोर्शन चला जाएगा, लेकिन पूरा पोर्शन नहीं जाएगा मिडिल लैमेला का। मैम तो एक तरह से मिडिल लैमेला भी डिवाइडेड है दो पार्ट में। हाँ बिल्कुल मान सकते हो, बट मिडिल लैमेला इज कॉमन। अगर आप देखो, पहली चीज तो एक इस तरह से सेल को निकालना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर मैं थ्योरेटिकली बोलूं कि हाँ यार चलो हम एक इमेजिन कर लेते हैं कि यार मिडिल वाली सेल को मैं निकाल के बाहर कर दूं, तो अगर इस सेल को मैं निकाल के बाहर करना चाहती हूँ, दैट मीन्स आपको कट करना पड़ेगा ना इस सेल को, तभी तो आप बाहर कर पाओगे। कोई भी आपके पास ऐसा कटिंग बैक्टीरिया और वायरस वगैरह के लिए तो काम आसान हो जाता होगा, ये पैसेजेस बने हुए हैं। हाँ बिल्कुल, इन पैसेजेस के थ्रू जा सकता है वो। तो जल्दी जल्दी वो माइग्रेट होते हैं प्लांट्स में। अगर कोई भी डिसीज फैल रही है तो वो क्यों जल्दी फैल रही है? अदरवाइज ये प्लाज्मोडेस्मेटा नहीं होते तो फिर तो एक सेल में अगर कोई वायरस या कोई भी बैक्टीरिया आ रहा है वो दूसरी सेल में पहुंच ही नहीं सकते थे, क्योंकि सेल वाले बीच में वो जाने ही नहीं देगी। यस
ठीक है, यस मैम। ओके। तो अभी यहाँ आपको पूरा पोर्शन सेल वॉल का हम कवर अभी नहीं कर पाए हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं यहीं से आगे बढ़ूंगी। ये आपकी जो पिक्चर आपको दिख रही है इसे सेव कर लो आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो, मोबाइल पे हो पीसी पे हो तो भी इसे सेव ले कर लिया। लो। ठीक है, अपन इसी वाले डायग्राम से और आगे पढ़ेंगे, अपन सेल वॉल में डिस्कस करने वाले। ओके मैम। ठीक है, तो अपन अभी क्लास एंड एक कर सेकंड रहे मैम, हैं। एक सेकंड। हाँ कर लो कर लो कर लो। ठीक है, हो गया, क्लास एंड कर लेते हैं अपन। हाँ ओके मैम। ओके, बाय थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। मैम, बाय मैम। बाय।